प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं देवेश कुमार। आज हम बात करने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में। पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था स्थायी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा के बारे में। आज हम बात करेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें कौन कौन सी श्रेणियाँ आती हैं, उनकी तरंगदैर्घ्य क्या होती है। जैसे कि हमारे पास श्रेणियाँ आती हैं, लाइमन श्रेणी आती है, इसमें बामर श्रेणी आती है, पास्चन श्रेणी आती है, ब्रैकेट श्रेणी आती है, फुंड श्रेणी आती है, और किस किस भाग में आती है। तो इन सब के बारे में आज अध्ययन करेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो हमने पढ़ा था कि एनवी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ई एन इज इक्वल टू, क्या पढ़ा था हमने? पढ़ा था ई एन इज इक्वल टू माइनस का एम जेड स्क्वायर ई टू द पावर 4 अपॉन एप्सिलॉन 0 एच स्क्वायर और एन स्क्वायर। यहाँ से निकल के आया था जो ऊर्जा होती है वो कक्ष संख्या के कैसे, वर्ग के कैसी होती थी? व्युत्क्रमानुपाती होती थी। मानो कोई इलेक्ट्रॉन N2 कक्षा से N1 कक्षा में लौटता है, तो हमारे पास यहाँ से क्या हो जाएगा? N2 से N1 में लौटता है तो हम E2 निकालेंगे। तो E2 इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा माइनस का एम जेड स्क्वायर ई टू द पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर एच स्क्वायर और 1 अपॉन N2 स्क्वायर। कि हमारे पास क्या हो गया? E2 हो गया। अगर हम यहाँ से E1 निकालें तो E1 कितना हो जाएगा? E1 हो जाएगा माइनस का एम जेड स्क्वायर ई टू दी पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन 0 एच स्क्वायर 1 अपॉन N1 स्क्वायर। अगर हम यहां से ऊर्जा में अंतर निकालते हैं E2 माइनस E1, E2 माइनस E1, E2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है? देखो बेटा, माइनस का एम जेड स्क्वायर ई टू दी पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन 0 एच स्क्वायर 1 अपॉन N2 स्क्वायर। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा एम जेड स्क्वायर ई टू दी पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर एच स्क्वायर और 1 अपॉन N1 स्क्वायर। इन दोनों में क्या कॉमन है? हमारे पास कॉमन है एम जेड स्क्वायर ई टू दी पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर एच स्क्वायर। हम इसमें से कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? E2 माइनस E1 क्या कॉमन है? एम जेड स्क्वायर ई टू दी पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर एच स्क्वायर। एम जेड स्क्वायर ई टू दी पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन 0 एच स्क्वायर और ब्रैकेट। यहाँ N2 किसका है? माइनस का है। N1 किसका है? प्लस का है। तो हमारे पास हो जाएगा 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन N2 स्क्वायर। यदि हम यहाँ से उत्सर्जित तरंगों की आवृत्ति निकालें तो आवृत्ति हमारे पास हो जाएगी, आवृत्ति न्यू इज इक्वल टू हमारे पास रहेगा E2 माइनस E1 अपॉन कितना रहेगा? H रहेगा। तो न्यू इज इक्वल टू H नीचे है तो इसमें H का नीचे गुणा हो जाएगा, तो हमारे पास कितना हो जाएगा? एम जेड स्क्वायर ई टू दी पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर एच स्क्वायर।
एच स्क्वायर क्यों, एच ये आ जाएगा तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा एच क्यू। एच क्यू हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पे, 1/n 1 स्क्वायर माइनस का 1/n 2 स्क्वायर। न्यू निकल आया, बट न्यू बराबर क्या होता है, न्यू बराबर होता है सी अपॉन लैम्डा। न्यू बराबर क्या होता है, सी अपॉन लैम्डा होता है। अगर हम यहाँ से 1 अपॉन लैम्डा निकालें तो 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, न्यू अपॉन सी हो जाएगा। न्यू की वैल्यू हमारे पास ये है तो नीचे किसका गुणा हो जाएगा, सी का हो जाएगा। तो 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू एम जेड स्क्वायर ई टू द पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर एच क्यू सी। और यहाँ हमारे पास रहा 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन n2 स्क्वायर। तो हमारे पास 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू एम जेड स्क्वायर ई टू द पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर एच क्यू सी 1 अपॉन n1 स्क्वायर 1 अपॉन n2 स्क्वायर। इसमें हमारे पास m ई टू द पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर एच क्यू सी को यहाँ r मान लिया जाता है। r होता है यहाँ पे रिडबर्ग नियतांक। क्या हमारे पास रिडबर्ग नियतांक, और रिडबर्ग नियतांक की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है 1.097 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर इनवर्स। तो हमारे पास यहाँ 1 अपॉन लैम्डा कितना हो जाएगा, 1 अपॉन लैम्डा हो जाएगा, जेड स्क्वायर को छोड़ दिया जाए, बाकी हमारे पास क्या था, आर था, जेड स्क्वायर आर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस के 1 अपॉन n2 स्क्वायर। हाइड्रोजन परमाणु के लिए जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। जेड इक्वल टू कितना रहेगा हमारे पास, 1 रहेगा। तो हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पे, यहाँ पे रहेगा 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन n2 स्क्वायर। अब हम यहां से निकालेंगे लाइमन श्रेणी के लिए समीकरण, पामर श्रेणी के लिए समीकरण, पास्टन श्रेणी के लिए समीकरण, ब्रैकेट श्रेणी के लिए समीकरण, फुंड श्रेणी के लिए समीकरण। चलो देखते हैं। हमारे पास पहली कक्षा है n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 5, 6, 7। इस तरीके से हमारे पास यहाँ तक कहाँ तक है, इनफाइनाइट तक है। ठीक। अच्छा, इनकी ऊर्जा क्या होती है, इसकी ऊर्जा हुई -13.6 अपॉन 1 स्क्वायर, क्योंकि जो En होता है वो कितना होता है, -13.6 अपॉन n स्क्वायर होता है। दूसरी कक्षा की ऊर्जा कितनी हो जाएगी, -13.6 अपॉन 2 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, -13.6 अपॉन 3 का स्क्वायर माइनस का 13.6 अपॉन 4 का स्क्वायर। इस तरीके से आपका चलता रहेगा। तो इस तरीके से माइनस का 13.6 अपॉन 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, इस प्रकार आपका चलता रहेगा। सबसे पहले बात आती है लाइमन श्रेणी की। लाइमन श्रेणी में क्या होता है, तो लाइमन श्रेणी के लिए क्या होता है मैं आपको क्लियर कर दूं यहां से, कि जब कोई परमाणु क्या होता है किसी उच्च ऊर्जा स्तर से पहले ऊर्जा स्तर में आता है, तो उसमें जो भी
जो श्रेणी प्राप्त होती है वो श्रेणी क्या कहलाती है आपकी? लाइमन श्रेणी कहलाती है। अब लाइमन श्रेणी की रेखाएं देखिएगा, जैसे मैं मान लेता हूं यहां से एक इलेक्ट्रॉन आया, पहली कक्षा में आ गया, फिर इसके बाद यहां से आया, लाइमन श्रेणी की रेखा हो गई है। तो आप समझ गए होंगे क्या होता है लाइमन श्रेणी। जब कोई परमाणु किसी उच्च ऊर्जा स्तर से क्या आता है, पहले ऊर्जा स्तर में आता है, तो उसमें जो भी रेखाएं प्राप्त होती हैं वो किसकी होती हैं? लाइमन श्रेणी की रेखाएं प्राप्त होती हैं। ये हमारे पास लाइमन श्रेणी रही। और इसके बाद बात आती है बामर श्रेणी की। बामर श्रेणी में क्या होता है कि जब कोई परमाणु किसी भी उच्च ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में लौटता है तो उससे प्राप्त जो रेखाएं होती हैं वो हमारे पास किसमें होती हैं? बामर श्रेणी की होती हैं। बामर श्रेणी प्राप्त होती है हमें। अब आप देखिएगा, जैसे यहां से हमारे पास ये रेखा आई, ये हमारे पास कौन सी श्रेणी रही? ये हमारे पास बामर श्रेणी रही। इसके बाद बात आती है पाश्चन श्रेणी की। तो पाश्चन श्रेणी में क्या होता है, जब कोई परमाणु किसी उच्च ऊर्जा स्तर से तीसरे ऊर्जा स्तर में लौटता है तो उससे प्राप्त जो रेखाएं होती हैं वो हमारे पास पाश्चन श्रेणी की होती हैं। तो देखिएगा पाश्चन श्रेणी किसमें आएगा? तीसरे ऊर्जा स्तर में लौटेगा। तो ये हमारे पास कौन सी श्रेणी हो गई? पाश्चन श्रेणी हो गई। पाश्चन श्रेणी के बाद आती है ब्रैकेट श्रेणी। ब्रैकेट श्रेणी में क्या होता है कि जब कोई परमाणु किसी उच्च ऊर्जा स्तर से चौथे ऊर्जा स्तर में लौटता है तो उससे प्राप्त जो रेखाएं होती हैं वो हमारे पास किसकी होती हैं? ब्रैकेट श्रेणी की होती हैं। तो देखिएगा आप कौन से ऊर्जा स्तर में आएंगे? हम चौथे ऊर्जा स्तर में आएंगे। तो ये हमारे पास कौन सी श्रेणी रही? ब्रैकेट श्रेणी रही। इसके बाद आती है फुंड श्रेणी। फुंड श्रेणी में क्या होता है, जब कोई परमाणु किसी उच्च ऊर्जा स्तर से पांचवें ऊर्जा स्तर में लौटता है तो उससे प्राप्त जो रेखाएं होती हैं हमारे पास कौन सी होती हैं? फुंड श्रेणी की रेखाएं होती हैं या फुंड श्रेणी प्राप्त होती है। तो आप आ जाइएगा, तो ये हमारे पास श्रेणियां आ गई। तो ये हमारे पास कौन सी श्रेणी है? ये हमारे पास है लाइमन श्रेणी। ये हमारे पास कौन सी श्रेणी है? बामर श्रेणी है। ये हमारे पास पाश्चन श्रेणी है। ये हमारे पास ब्रैकेट श्रेणी है। और ये हमारे पास फुंड श्रेणी है। तो आप समझ गए होंगे, जब कोई परमाणु किसी उच्च ऊर्जा स्तर से पहले ऊर्जा स्तर में लौटता है तो श्रेणी प्राप्त होती है। अगर कोई परमाणु किसी उच्च ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में लौटता है तो बामर श्रेणी प्राप्त होती है। अगर कोई परमाणु किसी उच्च ऊर्जा स्तर से तीसरे ऊर्जा स्तर में आता है तो पाश्चन श्रेणी प्राप्त होती है। अगर कोई परमाणु उच्च ऊर्जा स्तर से चौथे ऊर्जा स्तर में आता है तो ब्रैकेट श्रेणी प्राप्त होती है। अगर कोई परमाणु किसी उच्च ऊर्जा स्तर से पांचवें ऊर्जा स्तर में लौटता है तो हमें कौन सी श्रेणी प्राप्त होती है? फुंड श्रेणी प्राप्त होती है, लाइमन श्रेणी।
इसमें क्या होता है कि जब कोई परमाणु किसी उच्च ऊर्जा स्तर से पहले ऊर्जा स्तर में लौटता है तो लाइमन श्रेणी के लिए समीकरण क्या रहेगा, 1/लैम्डा इज इक्वल टू आर 1/1 का स्क्वायर, मतलब पहले ऊर्जा स्तर में लौटता है, माइनस का 1/n स्क्वायर, जहां n इज इक्वल टू 1 को छोड़ दिया जाएगा, 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। अगर हम क्या करते हैं, लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंग दैर्ध्य निकालना चाहते हैं तो n के स्थान पर 2 रख दिया जाएगा। यदि हम लाइमन श्रेणी की दूसरी रेखा की तरंग दैर्ध्य निकालना चाहते हैं तो n के स्थान पर 3 रख दिया जाएगा। तो यहाँ पे लैम्डा क्या हमारे पास तरंग दैर्ध्य रहेगी, r हमारे पास क्या है, r हमारे पास रैडबर्ग नियतांक है जिसकी वैल्यू कितनी होती है 1.097 इंटू 10⁻⁷। तो आप समझ गए होंगे कि लाइमन श्रेणी क्या होती है कि जब कोई परमाणु किसी उच्च ऊर्जा स्तर से पहले ऊर्जा स्तर में लौटता है तो लाइमन श्रेणी प्राप्त होती है। लाइमन श्रेणी की जो रेखाएं होती हैं वो स्पेक्ट्रम के परावैंगनी भाग में प्राप्त होती हैं। समीकरण क्या होता है इसका, 1/लैम्डा इज इक्वल टू आर 1/1 का स्क्वायर माइनस का 1/n स्क्वायर, जहां n इज इक्वल टू हमारे पास कितना रहेगा 2 3 4 5 डॉट 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 करके अनंत तक चले जाएंगे। चलो अब हम इसके बाद बात करते हैं बामर श्रेणी की, तो देखिएगा बामर श्रेणी। बामर श्रेणी में क्या होता है कि जब कोई परमाणु क्या होता है किसी उच्च ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में लौटता है तो हमें कौन सी श्रेणी प्राप्त होती है, बामर श्रेणी प्राप्त होती है। जब कोई परमाणु किसी उच्च ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में लौटता है तो बामर श्रेणी प्राप्त होती है। जो बामर श्रेणी होती है ना वो स्पेक्ट्रम के दृश्य भाग में प्राप्त होती है। किस भाग में प्राप्त होती है, दृश्य भाग में प्राप्त होती है। तो हम लिखते हैं बामर श्रेणी। स्पेक्ट्रम के दृश्य भाग में प्राप्त होती है। कौन से भाग में प्राप्त होती है, दृश्य भाग में प्राप्त होती है। अच्छा, बामर श्रेणी के लिए क्या हो जाएगा समीकरण, बामर श्रेणी के लिए
1/λ इज इक्वल टू आर। आप समझिएगा, परमाणु कौन से ऊर्जा स्तर से आता है? किसी भी उच्च ऊर्जा स्तर से आता है। किस में आता है? दूसरे ऊर्जा स्तर में आता है। तो दूसरे ऊर्जा स्तर में आने का मतलब यहां कितना हो जाएगा? 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर। अगर लाइमन श्रेणी में क्या था कि पहले ऊर्जा स्तर में आता था तो 1/1 का स्क्वायर माइनस का 1/n स्क्वायर। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे दूसरे ऊर्जा स्तर में आता है तो समीकरण क्या रहेगा? 1/λ इज इक्वल टू आर 1/2 का स्क्वायर माइनस का 1/n स्क्वायर, जहां n इज इक्वल टू 2 के बाद कितना आता है? 3, 4, 5, 6 डॉट 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 चलता रहेगा। तो ये रहा हमारे पास समीकरण, किसका रहा? बामर श्रेणी का समीकरण रहा। तो समझ गए आप बामर श्रेणी क्या होती है? जब कोई परमाणु किसी उच्च ऊर्जा स्तर से दूसरी ऊर्जा स्तर में लौटता है तो श्रेणी कौन सी प्राप्त होती है? बामर श्रेणी प्राप्त होती है। किस भाग में प्राप्त होती है? दृश्य भाग में प्राप्त होती है। अब बात करेंगे पासचंद श्रेणी की। पासचंद श्रेणी देखिएगा आप, पासचंद श्रेणी में क्या है कि जब कोई परमाणु किसी उच्च ऊर्जा स्तर से, कौन सी ऊर्जा स्तर में आता है? तीसरे ऊर्जा स्तर में आता है तो हमें कौन सी श्रेणी प्राप्त होती है? पासचंद श्रेणी प्राप्त होती है। लिखते हैं इसमें, जब कोई परमाणु किसी उच्च ऊर्जा स्तर से तीसरे ऊर्जा स्तर में आता है तो पासचंद श्रेणी प्राप्त होती है। पासचंद श्रेणी क्या होती है? स्पेक्ट्रम के अवरक्त भाग में प्राप्त होती है। किसमें प्राप्त होती है? स्पेक्ट्रम के अवरक्त भाग में प्राप्त होती है। अगर इसके लिए समीकरण देखा जाए तो क्या हो जाएगा? अगर हम पासचंद श्रेणी के लिए समीकरण देखें तो 1/λ इज इक्वल टू आर, कौन से ऊर्जा स्तर में लौटता है? इसका समीकरण कितना हो जाएगा? 1/λ इज इक्वल टू आर 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। तो देखिएगा, हम लिखते हैं समीकरण पासचंद श्रेणी के लिए। कितना रहेगा? 1/λ इज इक्वल टू आर। कौन सी ऊर्जा स्तर में लौटता है? ये तीसरे ऊर्जा स्तर में लौटता है तो यहां कितना हो जाएगा बेटा? 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। तो n इज इक्वल टू यहां कितना हो जाएगा? जहां n इज इक्वल टू हो जाएगा 4, 5, 6,
7 डॉट डॉट डॉट। यदि हम पाषाण श्रेणी की पहली रेखा की तरंग दैर्घ्य निकालना चाहें तो n के स्थान पर कितना रख दिया जाएगा बेटा? 4 रख दिया जाएगा। अगर दूसरी निकालना चाहें तो n के स्थान पर कितना रखा जाएगा? n के स्थान पर रखा जाएगा 5। तो ये रही हमारे पास पाषाण श्रेणी। इसके बाद बात आती है ब्रैकेट श्रेणी में। इसमें क्या होता है ब्रैकेट श्रेणी में? जब कोई परमाणु किसी उच्च ऊर्जा स्तर से चौथे ऊर्जा स्तर में लौट के आता है तो ब्रैकेट श्रेणी प्राप्त होती है। जो ब्रैकेट श्रेणी होती है वो स्पेक्ट्रम के अवरक्त भाग में प्राप्त होती है। किसमें प्राप्त होती है? अवरक्त भाग में प्राप्त होती है। तो लिखते हैं इसको। जब कोई परमाणु किसी उच्च ऊर्जा स्तर से चौथे ऊर्जा स्तर में आता है लौटता है तो ब्रैकेट श्रेणी प्राप्त होती है। ब्रैकेट श्रेणी स्पेक्ट्रम के अवरक्त भाग में प्राप्त होती है। किसमें प्राप्त होती है? अवरक्त भाग में प्राप्त होती है ब्रैकेट श्रेणी के लिए। क्या रहेगा? 1/लैम्डा इज इक्वल टू कितना रहेगा? आर। कौन सी ऊर्जा स्तर में लौटता है? चौथे ऊर्जा स्तर में लौटता है। तो यहाँ कितना हो जाएगा हमारे पास? 1/4 का स्क्वायर माइनस का 1/n स्क्वायर, जहां n इज इक्वल टू कितना होगा? 5 6 7 8 डॉट डॉट डॉट। अगर हमें ब्रैकेट श्रेणी की पहली रेखा की तरंग दैर्घ्य ज्ञात करनी है तो n के स्थान पर 5 लगा दिया जाएगा। अगर दूसरी रेखा की तरंग दैर्घ्य ज्ञात करनी है तो n के स्थान पर 6 लगा दिया जाएगा। तीसरी निकालनी है तो 7 लगा दिया जाएगा। r हमारे पास में क्या है? रेडबर्ग नियतांक है। तो ये रहा हमारे पास ब्रैकेट श्रेणी का समीकरण। अब हम बात करेंगे फुंड श्रेणी पर। फुंड श्रेणी फुंड श्रेणी में क्या हमारे पास? जब कोई परमाणु क्या होता है किसी उच्च ऊर्जा स्तर से पांचवें ऊर्जा स्तर में लौटता तो कौन सी श्रेणी प्राप्त होती है? फुंड श्रेणी प्राप्त होती है। इस तरह से
5वें स्तर में लौटता है। फंड श्रेणी प्राप्त होती है। फंड श्रेणी स्पेक्ट्रम के अवरक्त भाग में प्राप्त होती है। कौन से भाग में प्राप्त होती है? अवरक्त भाग में प्राप्त होती है। फंड श्रेणी के लिए वन अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर। कौन सी ऊर्जा स्तर में लौटता है? 5वें ऊर्जा स्तर में लौटता है। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 1/5 का स्क्वायर माइनस का 1/n स्क्वायर, जहां n इज इक्वल टू 6, 7, 8, 9 ... अगर हमें फंड श्रेणी की पहली रेखा की तरंग दैर्ध्य ज्ञात करनी है तो n के स्थान पे 6 आ जाएगा। अगर दूसरी रेखा की तरंग दैर्ध्य ज्ञात करनी है तो n के स्थान पे 7 आ जाएगा। तीसरी के लिए 8 आ जाएगा। इस प्रकार हम क्या करेंगे? फंड श्रेणी की किसी भी रेखा की तरंग दैर्ध्य ज्ञात कर लिया करें। तो आप समझ गए होंगे फंड श्रेणी क्या है। जब कोई परमाणु किसी उच्च ऊर्जा स्तर से 5वें ऊर्जा स्तर में लौटता है तो हमें कौन सी श्रेणी प्राप्त होती है? फंड श्रेणी प्राप्त होती है, और ये स्पेक्ट्रम के अवरक्त भाग में प्राप्त होती है। लाइमन श्रेणी में क्या होता है? लाइमन श्रेणी में जब कोई परमाणु किसी पहले ऊर्जा स्तर में लौटता है तो लाइमन श्रेणी किस भाग में आती है? परावैंगनी भाग में आती है। बामर श्रेणी के लिए क्या होता है? जब कोई परमाणु किसी उच्च ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में लौटता है तो बामर श्रेणी प्राप्त होती है, जो कि स्पेक्ट्रम के दृश्य भाग में प्राप्त होती है। बामर के बाद हमारे पास आती है पाषाण श्रेणी। इसमें क्या होता है? जब कोई परमाणु किसी उच्च ऊर्जा स्तर से तीसरी ऊर्जा स्तर में लौटता है तो पाषाण प्राप्त होती है। ये स्पेक्ट्रम के अवरक्त भाग में प्राप्त होती है। इसके बाद नंबर आता है ब्रैकेट श्रेणी का। ब्रैकेट श्रेणी क्या होती है? जब कोई परमाणु किसी उच्च ऊर्जा स्तर से चौथे ऊर्जा स्तर में लौटता है तो ब्रैकेट श्रेणी प्राप्त होती है। ये भी स्पेक्ट्रम के अवरक्त भाग में प्राप्त होती है। इसके बाद नंबर आता है फंड श्रेणी का, कि जब कोई परमाणु किसी उच्च ऊर्जा स्तर से 5वें ऊर्जा स्तर में लौटता है तो फंड श्रेणी प्राप्त होती है। ये भी स्पेक्ट्रम के अवरक्त भाग में प्राप्त होती है। इन सब के समीकरण आपने देख ही लिए हैं। आज के वीडियो में इतना ही। फिर आपको मिलते हैं नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। उम्मीद है कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। यदि ये टॉपिक आपकी समझ में आ गया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, साथियों के साथ शेयर कर दें। धन्यवाद।